Hello everyone and welcome to all of you in this new module. This module focuses on किस पे फोकस कर रहा है? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन ऐसे पेपर के लिए, ठीक है, ऐसे पेपर के लिए, ठीक है। आपका एग्जाम प्रीलिम्स का हो गया 7 दिसंबर को, ठीक है, और जल्द ही आपका क्या है प्रीलिम्स का रिजल्ट भी क्या है पब्लिक सर्विस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है रिलीज कर देंगे। और मेंस में जैसा कि पुराना फीडबैक है आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी से क्या है बिना रिजल्ट के इंतजार किए आप अपने मेंस में क्या है लग जाइए। खास करके वो स्टूडेंट्स जो सिक्योर्ड हैं, ठीक है, कि जिनके पास में काफी अच्छे नंबर हैं और एज पर जो एनालिसिस है जो भी है जो सिक्योर्ड, तो उनके लिए क्या है कि ये है कि भी वो अपने एग्जाम की तैयारी में अच्छी तरह से लग जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ऐसे पेपर है आपका वो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई दिस ऐसे पेपर इज इंपॉर्टेंट, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। और इस वीडियो में या इस मॉड्यूल में जो है हम पूरा तरीके से क्या है आपका एस्से पेपर को डिस्कस करेंगे, कैसे आपको एस्से लिखना है, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करेंगे, जितने भी आपके स्टमक में बटरफ्लाई है उसको भी क्या हम दूर करेंगे, क्योंकि एस्से क्या है सबसे केयरिंग पोर्शन होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो यूपीएससी का एस्पिरेंट हो चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्पिरेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एस्से पेपर का निटिग्रिटी क्या है, मतलब ऐसे पेपर में है क्या और ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल एग्जामिनेशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा आपका जो मेंस का ओवरऑल एग्जाम है वो है 1350 मार्क्स, ठीक है। अब इसके अंदर आपका एस्से पेपर जो है वो 150 मार्क्स कवर करता है। क्लियर, ऐसे पेपर 150 मार्क्स को क्या कवर करता है, मींस ऑलमोस्ट 11% मार्क्स आपके किसमें से आ रहे हैं, एस्से में से आ रहे हैं। किसमें से, एस्से में से आ रहे हैं आपके, ठीक है। और एस्से इसलिए क्या है क्योंकि ये इतना बड़ा चंक को कवर कर रहा है, इसलिए ऐसे पेपर आपके लिए क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यही ऐसे पेपर अगर आप इसमें मान लीजिए 40 to 50 मार्क्स एक्स्ट्रा ला रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऐसे पेपर में आप 40 to 50 मार्क्स एक्स्ट्रा ला रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल एक एवरेज स्टूडेंट से, तो आपकी रैंक क्या हो जाती है, काफी हाई हो जाती है। पहला तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और दूसरी आपकी जो रैंक होती है वो क्या हो जाती है, काफी हाई हो जाती है। तो इसलिए ऐसे आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा, मींस मेक और ब्रेक पेपर फॉर पीपीएससी और यूपीएससी के लिए भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भी आपके ऐसे पेपर में एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो मेन ध्यान रखिएगा हम बात करेंगे 2020 को फोकस मानकर। तो 2020 का आपका ऐसे पेपर है, ठीक है, उसको बेस रखेंगे और उसी बेस के अकॉर्डिंग क्या है हमने पूरा का पूरा मॉड्यूल को क्या प्लान किया है। अब यहां पर देखिए आपको क्या है 6 टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, 6 टॉपिक्स, ठीक है। अब उसमें से आपको क्या है 3 टॉपिक्स को कवर करना है, सिलेक्ट करना है, और 3 टॉपिक्स को क्या है ऐसे लिखने हैं, क्या ऐसे लिखने हैं, और 50-50 मार्क्स का हर ऐसे है, तो टोटल 3 into 50। तो ये आपका ऐसे पेपर का जो ओवरव्यू है वो हो जाता है। तो टोटल 150 मार्क्स आपके क्या है इस ऐसे पेपर में है। अब आप इस ऐसे पेपर में ये आपके ऊपर है, आप उसे 100 क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है, और यही ऐसे पेपर क्या है आपको लेस देन क्या है 50 पे ले जा सकता है, क्या है लेस देन क्या है 50 पे ले जा सकता है। तो यही पेपर क्या है आपके लिए काफी क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके, फाइनल सिलेक्शन एंड और रैंकिंग्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो मेन चीज है एस्से की, कि भी एस्से होता क्या है। हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि एस्से होता क्या है, आपको इसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, कि भी एस्से को आप हैंडल कैसे करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे। और दूसरा हम एक टॉपिक उठाएंगे जो आपका 2020 में आया हुआ है, उसको कवर करेंगे और देखेंगे कि आपने उसको किस तरह से आपको हैंडल करना था एस्से पेपर को, जो भी चीज आपके इसमें आ रही थी, ठीक है। तो ये तो चीज आ गई। अब यहां ध्यान रखिएगा कि जब भी एस्से लिखने की बारी आती है, ठीक है, जब भी ऐसे लिखने की बारी आती है तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हमें क्या है बहुत अच्छी हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, हम क्या है फिलोसोफर होने चाहिए, क्या हमें फिलोसोफर होने चाहिए, बहुत बड़े क्या है राइटर होने चाहिए, ठीक है, बहुत बड़े क्या है राइटर होने चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो आपको बहुत बड़ा राइटर होने की जरूरत है, ना आपको क्या है फिलोसोफर होने की जरूरत है, ठीक है, ना तो आपको बहुत बड़ा राइटर होने की जरूरत है और ना ही आपको क्या है फिलोसोफर होने की क्या है जरूरत है। जब भी आप यूपीएससी या पीपीएससी या
कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्से लिखेंगे तो ये दोनों आपके, ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा राइटर हो या बहुत बड़ा फिलोसोफर हो, आपके पास में एक क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्रिटिकली आप थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो, वो चीज क्या है आप में होनी चाहिए। मींस आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप रट नहीं रहे हैं, यू आर नॉट बाय हार्टिंग, यानी कहीं से भी क्या है आप कॉपिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कॉपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, कॉपी तो जरूर कर रहे हैं पर उसमें क्या है अपना इंटेलेक्ट डाल रहे हैं और उसको मोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, मोल्ड कर रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भी नकल के लिए भी क्या है अक्ल की जरूरत है, तो आप कॉपी जरूर कर रहे हैं पर उसको एज इट इज कॉपी ना करके उससे सिर्फ क्या है थीम ले रहे हैं, आइडियाज ले रहे हैं, थिंकिंग ले रहे हैं और थॉट्स ले रहे हैं, जो उनके सेंट्रल आइडियाज होते हैं वो आप ले रहे हैं। उसी आइडियाज के बेस पर आप अपनी क्या है क्रिटिकल एबिलिटी को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल एबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको एस्से के लिए कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर होने की जरूरत नहीं है या बहुत बड़ा राइटर होने की आपको जरूरत नहीं है। अब दूसरी पॉइंट ये आ जाता है कि एस्से एज इट इज होता क्या है, ठीक है, एस्से जो होता है इन इटसेल्फ क्या चीज है। देखिए हर चीज का कंटेक्स्ट जो होता है वो रेलेवेंट होता है कि वो किस पोजीशन या किस प्लेस पर यूज किया जा रहा है, क्लियर है, किस पोजीशन या किस प्लेस पर वो कंटेक्स्ट के अंदर वो वर्ड या वो जो फ्रेज है या कोई भी वर्ड वो यूज किया जा रहा है। हम यहां बात कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है, हम यहाँ किसी कॉलेज की, स्कूल की या और कहीं की बात नहीं कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसे कंपटीशन हो रहा है, हम बात कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आपको क्या करना है, एक एग्जाम है मेंस का, उसके अंदर क्या करना है आपको एस्से लिखना है और वहां पर ही क्या है वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं आपको कि एस्से की जो डिमांड है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर है। हम इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि आपको इजीली क्या समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि हम बात कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्से की, क्या आपको पब्लिक सर्विस कमीशन में एस्से किस तरह से लिखना है। इसी के बेस पर एक चीज नई एक बात आ जाती है कि रैंडमली आप कोई भी एस्से बुक को बाय मत कीजिएगा, क्लियर है। मान लीजिए आप कोई मार्केट में बुक खरीदने जाते हैं, उनसे कहते हैं एस्से की बुक दे दो, तो रैंडमली आपको एस्से की बुक नहीं खरीदनी है, वही बुक आपको खरीदनी है। बाकी यहां पर आपको दिया जाएगा सारी चीजें, मटेरियल्स। बाकी आप अगर आप मान लीजिए आप खरीदना भी चाहते हैं तो स्पेसिफिकली आप ये देखिए कि अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कोई ब्रांडेड बुक है वो अगर आप खरीद सकते हैं, या फिर आप कीजिए यूपीएससी स्पेसिफिकली जो लिखी गई है वो बुक क्या है आपके काम की है। तो पहली बात तो हम बात कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्या हमें एस्से लिखना है, वी हैव टू राइट द एस्से फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन। और मैंने आपको बता दिया कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, राइटर बहुत बड़ा होने की आपको जरूरत नहीं है कि भी आप क्या करें। तो ये तो थी मोटे तौर पर एक चीज क्या है भी एस्से क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी एक चीज और भी एस्से और आपका जीएस में क्या डिफरेंस है, क्लियर है। जीएस के अंदर जब आप आंसर लिखेंगे तब क्या आप ध्यान रखते हैं, और जब आप एस्से के अंदर आंसर लिखते हैं तब आप क्या ध्यान रखते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा जब भी आप जीएस के आंसर्स लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, वहां पर बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, क्लियर है, बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं। पर यहां पर क्या है, हम क्या करेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे। क्या करेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, क्लियर है। हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट पैराग्राफ, ठीक है। यहां पर आंसर क्या है, हमें डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन आपको कन्फाइन कर देगा, क्वेश्चन खुद ही क्या कर देगा, आपके पैरामीटर्स को सेट कर देगा, उन्हीं पैरामीटर्स में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। अगर उससे बाहर चले गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर क्या है कि आपको अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अब ये एबिलिटी आपके ऊपर है कि आप कितने आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये एबिलिटी क्या है, आप डेवलप कर सकते हैं जितना टाइम आपके पास में है, उससे रिलेट करके क्या कर सकते हैं, आप एबिलिटी को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, क्वेश्चन बेस्ड होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बेस्ड होता है। और यहां पर क्या है, आपको थीम्स दी जाएंगी, क्लियर, क्या दी जाएंगी, आपको थीम्स दी जाएंगी। और उन थीम्स में से आपको क्या करना पड़ेगा,
थीम्स पिक करनी है और अपने हिसाब से उसको क्या है एक्सप्लोर करना है और पैराग्राफ वाइज उसको इलेबोरेट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया जीएस और एसए में डिफरेंस। अब एक चीज एसए की इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसी चीज को हमें यहां डेवलप करना है कि भी हमें ये देखना है कि वो टॉपिक जो होता है, कोई भी टॉपिक जो होता है XYZ कोई भी टॉपिक, ठीक है, वो क्या है आइसोलेशन में काम नहीं करता। इट डजंट वर्क इन आइसोलेशन। आप उस टॉपिक को उसी बेसिस पे अगर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, तो आपका जो डायमेंशनल सिस्टम होता है, जो डायमेंशंस है वो क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आपको उस टॉपिक से ये देखना पड़ेगा वो टॉपिक क्या है। जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमी का टॉपिक दे रखा है आपको एसए के अंदर, तो वो एथिक्स से रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो गवर्नेंस से रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो डे टू डे में कोई चीज हो रही है उससे रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बिहेवियरल से रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज ज्योग्राफी से रिलेट कर रही है नहीं कर रही है। ये चीज क्या है आपको एसए में देखनी है, उस थीम के अंदर पिक करनी है, तो वो थीम आपको बताएगी। और यही चीज क्या है प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी बेसिस पे आप एसए को क्या करेंगे, मल्टी डायमेंशनल बना लेंगे। ठीक है, और यहीं पर क्या है आपके वो जो मैंने आपको 40-50 मार्क्स की बात की है, यहीं पर क्या है आप वो 40-50 मार्क्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 30 से लेके 50 मार्क्स तक क्या कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं। मींस ओवरऑल का आप ऑलमोस्ट कितना स्कोर कर सकते हैं, 2.5 से 4-4.5%। और ये 2.5 से 4.5% बहुत ज्यादा क्या करता है आपके फाइनल सिलेक्शन रैंकिंग्स, और उसको क्या करता है इंपैक्ट करता है। क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। तो ये तो था एसए कि भी एसए क्या चीज है, क्या है और है। और एसए के लिए आपको बहुत बड़ा राइटर फिलोसोफर ये होने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू इट। अब बात कर लेते हैं ठीक है कि भी जो एसए होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं। ठीक है, एसए की जो होती है वो क्वालिटीज क्या होती हैं जो एसए को क्या है एक प्रॉपर एसए बनाती है, या जिसे हम कहें गुड एसए बनाती है, या एक्सीलेंट लेवल पर आपके एसए को क्या करती है लेकर जाती है। तो सबसे पहली क्वालिटी जो होती है वो होती है रेलेवेंस। ठीक है, अब रेलेवेंस का मतलब ये है, ठीक है, व्हाट डज रेलेवेंस मींस। रेलेवेंस का मतलब ये है कि एसए का जो आइडिया है, ठीक है, जो एसए आपसे पूछना चाह रहा है, जो एसए की डिमांड है, वो आपने कैच की है या नहीं की है। क्लियर है, जो एसए की डिमांड है वो आपने कैच की है या नहीं की है। अगर आपने एसए की डिमांड को कैच नहीं किया तो वो आपका एसए पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा जरूर कि मैंने बहुत अच्छा एसए लिखा था, लेकिन क्योंकि वो आपने फर्स्ट स्टेप में गड़बड़ कर दी। क्या कर दी, फर्स्ट स्टेप में गड़बड़ कर दी, तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपका एसए क्या हो जाएगा, आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, इनरिलेवेंट हो जाएगा। तो जब आपने आइडिया इररिलेवेंट कर दिया तो उसकी बॉडी में आप कुछ भी लिखिए और करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कंक्लूजन में भी आप ऐसी चीजें लिख देंगे और कर देंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप हैं, आपको क्या है, यू हैव टू गो फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। ठीक है, आपको दिल्ली से क्या है, अमृतसर जाना है। क्या जाना है, दिल्ली से अमृतसर जाना है। और दिल्ली से निकलते ही क्या है, आपके पास 2 रोड्स आती हैं। ठीक है, दिल्ली से निकलते ही आपके पास क्या है, 2 रोड्स आती हैं। एक रोड तो क्या करेगी, आपको पंजाब की तरफ लेकर जाएगी, यानी जो अमृतसर का एरिया है उस तरफ लेकर जाएगी। और दूसरी रोड जो है वो क्या करेगी, आपको यूपी की तरफ लेकर जाएगी, मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि कौन सी रोड पंजाब की तरफ जा रही है, कौन सी रोड यूपी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अगर आपने बाय डिफॉल्ट, ठीक है, लकीली अगर इसको सिलेक्ट कर लिया तो आप क्या करेंगे, पंजाब की तरफ जाके अमृतसर आराम से पहुंच सकते हैं। और अगर आपने ये यूपी की तरफ का सिलेक्ट कर लिया तो क्या है, आप क्या होंगे, घूम जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी दूर निकल गए, और अमृतसर आपके आसपास भी नहीं है। तो वही चीज क्या है यहां पर आ जाती है कि अगर आपका आइडिया रेलेवेंट नहीं है, आइडिया को आपने कैच नहीं किया है,
तो आपका पूरा ऐसे क्रैश ऐसे खत्म। ठीक है, तो एक तो चीज आ गई ये। दूसरा होता है कोहेरेंस। ठीक है, अब कोहेरेंस का मतलब होता है कि जितना आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो लॉजिकली क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, यानी पूरा ऐसे जो है वो लॉजिकली क्या है, कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तभी वो ऐसे लगेगा कि आपने उसे एक फ्लो में लिखा है। क्या किया है आपने, उसे फ्लो में लिखा है, और फ्लो आपका टूटा नहीं है, और आप रेलेवेंट चीजों को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, और ये चीज किसमें आ जाती है, कोहेरेंस के अंदर आ जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ कोहेरेंस। ठीक है, और तीसरी जो चीज आती है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी मींस आपका जो एस्से का स्ट्रक्चर है, क्या एस्से का स्ट्रक्चर है वो क्लियर है या नहीं है। क्या एस्से का जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, फ्रॉम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, सॉरी बॉडी टू कंक्लूजन, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो वो चीज उसके अंदर आ जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एस्से के अंदर आती है वो आती है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप एस्से किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं और आपकी ऑडियंस कौन है एस्से की। ठीक है, यानी आपको एग्जामिनर को ऐसे दिखाना है तो ये मानकर चलना है कि एग्जामिनर क्या है, एक लेमैन है, तो लेमैन के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे। सिंपल इतनी भी सिंपल नहीं हो कि भी बिल्कुल ही, मींस अबव एवरेज जो सिंपल लैंग्वेज होती है वो आप इसके अंदर क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज क्या हो, क्लियर हो, और क्या हो, इफेक्टिव हो। ठीक है, आपके एस्से में वो सारी चीजें होनी चाहिए जो एस्से को क्या कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर। क्या डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी डिमांड करते हैं वो होते हैं ओरिजिनलिटी। ठीक है, ओरिजिनलिटी मींस जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको रटना ही नहीं है, यू डोंट हैव टू रटोफाई। ठीक है, रटना आपको नहीं है। क्या क्लियर है, एस्से को आपने पढ़ा या दूसरे एस्से पढ़े, अब एस्से को क्या किया आपने, ग्रास्प किया, उसका क्रक्स लिया और अपनी लैंग्वेज में क्या किया, उसे यूज करके अपने आप को प्रेजेंट किया। ये होती है ओरिजिनलिटी। यानी आप कॉपी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मींस आइडिया जरूर आप कॉपी कर रहे हैं, सेंट्रल आइडिया कॉपी कर रहे हैं, जो उन्होंने हेडिंग्स दी है पैराग्राफ्स की वो आप कॉपी कर रहे हैं कि भी किस पैराग्राफ में क्या चीज रेलेवेंट रखी गई है वो आप कॉपी कर रहे हैं, लेकिन एज इट इज उसको क्या कर रहे हैं, कॉपी नहीं कर रहे हैं, और अपना इनपुट या अपनी जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं। तो वो चीज क्या आ जाती है, आपकी ओरिजिनलिटी में आ जाती है। क्या आ जाती है, ओरिजिनलिटी में आ जाती है। ठीक है, तो ये तो था एस्से के अंदर क्या क्या चीजें, एस्से की क्या 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 क्वालिटीज होती हैं। अब हम एक बात और कर लेते हैं कि भी जो एस्से है आपके पास में क्या है, एस्से की लेंथ कितनी है। क्लियर है, लेंथ ऑफ एस्से। ठीक है, अब आपके लिए क्या है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 800 वर्ड्स की लेंथ रखी है। ठीक है, आप इतने वर्ड्स लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतने ही वर्ड्स लिखने हैं। क्लियर, आप 700 के आसपास भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप 850 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, 850 तक जब भी जा सकते हैं, थोड़ा और ऊपर भी क्या है आप जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आपने ऐसे 500 में लिख दिया। ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्या आपका ऐसे वेकवर्ड लगेगा, बिजार लगेगा। ठीक है, तो थोड़े 100-150 वर्ड कम कर सकते हैं। हालांकि अगर 500 वर्ड्स में भी आपने बहुत अच्छी चीजें लिख दी हैं तो भी वो दिक्कत नहीं आएगी, पर उतना अच्छा आपके पास में लिटरेरी पावर होनी चाहिए जो आप 500 वर्ड्स में वो सारे चीजें कंप्रेस कर दे। तो दूसरा क्या है, 1000 वर्ड्स में भी नहीं कर पाए। अगर आपके पास एबिलिटी है तो ये 500 वर्ड्स भी क्या है, आपको काफी अच्छे मार्क्स क्या कर देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये तो था 800 वर्ड्स। अब बात आती है कि भी इन 800 वर्ड्स को हम एस्से के अंदर डिवाइड कैसे करें, हाउ टू डिवाइड दीज इनटू एन एस्से। ठीक है, तो एस्से के देखिए, ध्यान रखिए, एस्से के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैं डिस्कस अभी हम बात कर रहे थे। एक होता है इंट्रो।
ठीक है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक होती है बॉडी, जिसको हम मेन बॉडी बोलते हैं, और एक होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो अब 800 वर्ड्स हमारे पास में है, हम कितने वर्ड्स इंट्रो में लिखें, कितने बॉडी में लिखें, कितने यहां लिखें, तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि अभी आपको उतने वर्ड्स लिखने हैं। मोटे तौर पे है कि आप 10 to 15% इंट्रो में लिख दीजिए, वर्ड्स दे दीजिए कि भी 10 to 15% वर्ड्स जो है वो आपने इंट्रो में दे दिए, जैसे 80 to 100 वर्ड्स आपने इंट्रो में लिख दिए। इसी तरीके से क्या है 70 to 80% वर्ड्स क्या है आप किस में लिख दीजिए, बॉडी में लिख दीजिए। और यहीं पर ही क्या है 10 to 15% क्या है आपका ये आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है आपके पास में 10 to 15% वर्ड्स आपने किस में लिख दिए, कंक्लूजन में लिख दिए, और आपने ये काम कर दिया। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो चीज होगी क्या, एस्से के अंदर कितने पार्ट्स में क्या लिखना है, मतलब कितने वर्ड्स में आपको इंट्रो में देने हैं, कितने बॉडी में देने हैं, और कितने आपको किस में देने हैं, कंक्लूजन के अंदर देने हैं। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर आपको क्या करने हैं, देने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एस्से के जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या है, अलग अलग तरीके के होते हैं। हम एस्से के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। एस्से के टॉपिक्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे आपके पिछले दो पेपर्स के 2015 और 2020, अगर हम दो पेपर्स को हम एनालाइज करें, ठीक है, तो यहां पर क्या जो एसेज आपको दिए गए थे वो एक तरह से ऐसे थे जैसे आपके जीएस के क्वेश्चंस को आपको एक्सपैंड करके लिखना है। क्लियर है? जीएस के क्वेश्चंस की तरह क्या है आपसे ऐसे पूछे जा रहे थे उसके अंदर। क्लियर है? लेकिन जैसे यहां थोड़ा सा चेंज आया, तो चेंज आने से ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपना सिस्टम जो था वो चेंज कर दिया, और उन्होंने क्या किया, थीम बेस्ड एसेज बनाए, जो भी 6 आपके पास ऐसे थे। तो यहां से पूरी की पूरी एसे की जो फ्रेमिंग थी वो आपकी चेंज होगी। वहां उन्होंने जीएस बेस्ड ऐसे पूछ लिए जैसे जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, और यहां पर उन्होंने क्या किया, आपको थीम्स दी, उन थीम्स के बेसिस पर क्या है आपको अपना क्रिटिकल एनालिसिस करना था। यहां पर आपके पास क्या रिस्ट्रिक्शन था, आपको वही चीज लिखनी है। लेकिन यहां पर क्या है, आप अपना एनालिटिकल व्यू लगाते हैं किसमें, कि भी वो जो चीज दे रखी है, जो स्टेटमेंट दे रखा है, वो सुपरफिशियली सही है या अप्रोप्रिएट है, या उसमें कुछ एडिशंस की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, हम किसी भी स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट हम अपने आप में बिल्कुल गलत नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है कि उसके अंदर इनहेरेंट कुछ ऐसी चीजें होती है, ठीक है, इम्प्लिसिट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वहां तो मेंशन नहीं होती है, लेकिन आपको वो चीजें क्या करनी पड़ेगी, सारी की सारी मेंशन करनी पड़ेगी, और डिफरेंट डायमेंशंस को क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, तो टॉपिक्स क्या होते हैं, देखिए यहां पर क्या है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब यूपीएससी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, यूपीएससी की बात करते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी क्या करती है, दो तरह के टॉपिक्स आपसे पूछती है। एक बिल्कुल ही वेग, कंप्लीटली ओपन एंडेड। ठीक है, कंप्लीटली ओपन एंडेड टॉपिक होता है वो। ठीक है, यानी जितने स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने स्टाइल से क्या है उसको अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। मींस कंप्लीटली क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, हर स्टूडेंट क्या है उसको कंप्लीटली डिफरेंटली क्या है इंटरप्रेट करेगा। दूसरा क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, हालांकि वो होते तो वेग है, लेकिन क्या है उसमें कुछ स्पेसिफिक्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होंगे, कुछ स्पेसिफिक्स होंगे। क्या, यानी कि आपको लिखना तो अपने स्टाइल में है, अपने व्यू देने हैं और देने हैं, लेकिन कुछ क्या है आपके पास फिक्स्ड पैरामीटर्स होते हैं कि उस रेंज के अंदर आपको रहना है। रेंज आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से रेंज को अनलिमिटेड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट रेंज नहीं कर सकते, रेंज थोड़ी सी ही बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आईआर पे ऐसे आ गया, ठीक है, क्या हो गया, आईआर पे कोई ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे इकोनॉमी पे कोई ऐसे आ गया, ठीक है, तो उस पे ऐसे आ गया। लेकिन यहां पर क्या है कि वेग में क्या है, कंप्लीटली फिलोसॉफिकल ऐसे होता है, फिलोसॉफिकल। फर्स्ट बार अगर आप उसे पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि इस पे ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता। क्लियर है, इस पे ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट एसे।
ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एसे। देखिए 2020 के हिसाब से हम इतना तो नहीं कहेंगे कि यूपीएससी जितना वो एब्स्ट्रैक्ट ले जाएंगे ऐसे पार्ट को, लेकिन थोड़ा सा क्या है, वो कहते हैं ना आपका तड़का जरूर लगाएंगे एब्स्ट्रैक्टनेस का। इस बार के एग्जाम में उतना ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं जाएंगे, लेकिन हल्की सी क्या है आपके अंदर वो तड़का लगेगा कि भी थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक एक आधा भी वो दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या है ध्यान रखना है कि कभी भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को बिना प्रिपरेशन, अगर आपके पास प्रिपरेशन नहीं है, उस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के बारे में आपके पास कंटेंट नहीं है, तो उस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को आप मत छेड़िएगा। ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आपको नहीं छेड़ना है अगर आपने उस टॉपिक के बारे में पहले पढ़ा हुआ नहीं है, या कम से कम 2 या 3 डायमेंशंस आपके पास में उसके बारे में नहीं है। और अगर मान लीजिए आपके पास प्रिपेयर्ड है और आप उस एस्से को कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं साथ के साथ, ठीक है, और यूपीएससी आप मेंस दे चुके हैं या पहले तैयारी कर चुके हैं, और उस कंडीशन पे अगर कोई आपके पास पावर है एब्स्ट्रैक्ट एस्से को हैंडल करने की, ठीक है, तो आप उस एब्स्ट्रैक्ट एस्से को जरूर हैंडल कीजिए, क्योंकि वो क्या है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। क्योंकि यहीं पर क्या है जो एस्से की डिमांड है, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेटरी एस्से लिखना, अलग अलग डायमेंशंस में जाना और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एक एक्स्ट्रा लेवल पर लेकर जाना, वही क्या करेगा यहां पर आपका शो करेगा कि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, एनालिटिकल थिंकिंग कितनी है, कितने डायमेंशंस में आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। मींस बिल्कुल ही ऐसा एस्से जिसमें यकीन नहीं हो सकता था कि ऐसे लिखा जा सकता था, लेकिन आपने उस एस्से को क्या कर दिया, एक बहुत ही उस एक सिंपल से सेंटेंस को क्या कर दिया, एक पावरफुल एस्से में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स इन दैट एस्से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इस चीज की हैंडल करने की। तो अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आता है मान लीजिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आप रेडी हैं, वेल एंड फाइन, इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपके पास प्रिपरेशन नहीं है तो इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके क्या है 50 के 50 मार्क्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज किसमें आ जाती है, ठीक है, इसमें आ जाती है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये आती है एस्से के अंदर कि जीएस के अंदर तो हमने जैसे कहा हम क्या है उसमें डेटा फीड कर देते हैं। जब हम जीएस की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम डेटा फीड कर देते हैं और कर देते हैं। लेकिन एस्से में जब तक स्पेसिफिकली आपसे डिमांड नहीं की जाती, ठीक है, स्पेसिफिकली आपसे डिमांड नहीं की जाती, आपको डेटा की जगह क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स लेने। ठीक है, डेटा नहीं लेने हैं, आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स लेने हैं। और अगर आप एवरीडे लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं, एवरीडे लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं जो करंट के अंदर काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि वहां पर क्या है, यूपीएससी या पीपीएससी जो भी हैं वो बोलते हैं कि यू हैव टू बी एन अवेयर स्टूडेंट, एस्पिरेंट और एन अवेयर स्टूडेंट। आपने चारों तरफ क्या हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है आपको करना क्या है, यू हैव टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, चाहे वो जनरलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो या हो, तो वो ही आपको ध्यान करते हैं कि भी आप ऑब्जर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप अपने एरिया में कन्फाइन करके बैठे हैं और आप बाहर चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं और अगर डे टू डे के एग्जाम्पल्स हैं और उससे ले लेते हैं, और खास करके इंडिया के ऊपर, और जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं या स्टेट स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, तो स्टेट्स के अंदर कोई ऐसा एग्जाम्पल है या स्टेट्स के ऊपर कोई ऐसी इफेक्टिव पॉलिसी है तो स्टेट्स को इंपैक्ट कर रही है, तो अगर आप उस एग्जाम्पल को एक एनालिटिकल वे में या थिंकिंग वे में यूज करते हैं तो आपको ज्यादा क्या होंगे, मार्क्स मिलेंगे। क्या कहो, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी, बहुत ज्यादा इंग्लिश की आपको जरूरत नहीं है, कोई हाईफाई इंग्लिश हो। हाँ, एक चीज यहां पर और हो जाती है कि यूज ऑफ लेक्सिकन। ठीक है, यूज ऑफ लेक्सिकन यानी हाई पावर्ड वर्ड्स, जिसको हम बोल रहे हैं हाई पावर वर्ड्स जो आप यूज कर। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब हमने कहा सिंपल ऐसे होना चाहिए, क्लियर, इफेक्टिव, ऐसे की हमने 3 क्वालिटीज रखी हैं जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल,
क्लियर, इफेक्टिव। अब यूज ऑफ लेक्सिकन करें या ना करें, ठीक है, यानी हाई पावर्ड वर्ड्स यूज करें या ना करें, जिसको टफ वर्ड्स हम बोलते हैं, वो यूज करें ना करें। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आपके पास में उन वर्ड्स को इफेक्टिवली यूज करने की पावर है, ठीक है, आप इफेक्टिवली उन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, क्लियर है, जैसे रोजमर्रा के आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो उनमें वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अगर आपके पास उस तरह की इफेक्टिवली यूज करने की पावर है, देन यूज दैट लेक्सिकन, नो प्रॉब्लम। ओके, आप अगर इफेक्टिवली उन्हें यूज कर रहे हैं और अपने ऐसे को और ज्यादा एक हाई लेवल पर ले जा रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कोई ऑर्नामेंट कर रहे हैं, मींस उसको सिंपल, क्लैरिफाई और ज्यादा इफेक्टिव कर रहे हैं, देन इट्स वेल एंड फाइन, आप कीजिए। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं और ऐसे लग रहा है आप जबरदस्ती क्या उसमें ऐड कर रहे हैं वर्ड्स को, देन डोंट डू दैट, मत कीजिएगा, ठीक है, मत कीजिए। और दूसरी बात, हायर लेक्सिकन ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आप मैक्सिमम 4 to 5% वर्ड्स में ही यूज कीजिए, इससे ज्यादा मत यूज कीजिए। वो क्या है, फिर ओवर वर्बोस हो जाएगा, फिर वो क्या है, ऑर्नामेंटल ना लग के क्या ऐसे लगेगा कि आपने फालतू के क्या वर्ड्स यूज किए हुए हैं। तो ये बात आ जाती है लेक्सिकन की। ऐसा नहीं है, आप लेक्सिकन यूज मत कीजिए, डोंट यूज द लेक्सिकन, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे कि एसे को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। अभी तक हमने एसे की पूरी निटी-ग्रिटी, एसे क्या होता है, क्या क्या एसे में आपको देना है, क्या क्या एसे के क्वालिटीज हैं और हैं, ये सारी क्या है हमने स्टडी कर ली है, ठीक है। और बाकी जो एसे का जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो आगे की बात है, अभी तो हम बात कर रहे हैं इतनी ही चीजों की, ठीक है। तो अप्रोच एसे को कैसे करना है और कैसे करना है, देखिए एसे को आपको उसी तरीके से अप्रोच करना है जैसे आप जीएस के क्वेश्चन को स्टार्टिंग में अप्रोच करते हैं। क्या करते हैं, जीएस के क्वेश्चन को स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, एसे को आप कोई भी टॉपिक है, जितने भी टॉपिक्स हैं उसको 2-3 बार पढ़िए, 2 to 3 टाइम्स, क्लियर है। क्योंकि एसे पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा, क्लियर है, कितना टाइम मिलेगा, सबसे ज्यादा टाइम, ठीक है। और एसे पेपर में आपके पास ये नहीं कह सकते आप कि आपका पेपर छूट गया है, क्लियर है, क्योंकि वर्ड्स कम है, टाइम ज्यादा है। बस बात यह है कि आप क्रिटिकली कितना थिंक कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो पहले एसे को ध्यान रखिए, स्टार्टिंग देखिए कौन से एसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप टॉपिक्स को चूज कर लीजिए कि भी कौन से इंपॉर्टेंट एसेस होते हैं, क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा जब आप वो काम कर रहे हैं, 3 घंटे का आपका जो पेपर हुआ 3 आवर्स का, उसमें एक चीज का ध्यान रखिए, जो फर्स्ट आवर होता है, क्लियर है, फर्स्ट आवर होता है उसमें आपकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी कम होती है। जब आप लिखने बैठते हैं तो स्पीड क्या होती है, थोड़ी कम होती है। सेकंड आवर जो होता है उसमें आपकी स्पीड थोड़ी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, क्लियर है, सेकंड आवर में। और जो थर्ड आवर होता है उसके अंदर आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है लिखने की, ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका ब्रेन भी क्या है, पावर में आ जाता है और वो क्रिटिकली थी उसकी थिंकिंग, वो वही काम करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। जैसे आपने क्रिकेट के अंदर देखा होगा कि बैट्समैन के लिए क्या कहा जाता है कि बैट्समैन जैसे जैसे खेलना शुरू करता है और जैसे जैसे अपनी इनिंग्स को डेवलप करता है, ठीक है, तो उसको जो बॉल होती है, ठीक है, वो क्या है, जब वनडे मैच हो या टेस्ट मैच हो, जब वो सेंचुरी के आसपास पहुंचता है, सेंचुरी क्रॉस कर लेता है, तो कमेंटेटर्स क्या कहते हैं कि अब क्या है, उसे जो बॉल है वो फुटबॉल की तरह दिख रही है। क्या फुटबॉल की तरह दिख रही है, मींस उसका जो टेम्परामेंट है या और है वो फोकस्ड किस में हो गया, सिर्फ और सिर्फ उस चीज में हो गया। तो यही चीज आपके पास में यहां होती है। जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करते जाएंगे, आपका पूरा का पूरा टेम्परामेंट क्या उसी पर फोकस हो जाता है और आपकी सारी की बॉडी की पावर जो होती है, क्या मेंटल फिजिकल जो भी पावर्स होती है, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है इन चीजों में। तो फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर में आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट आवर में आप वो ऐसे अटेम्प्ट कीजिए जो ऐसे आप सबसे ज्यादा अच्छी तरह से लिख सकते हैं और जिसमें आपको कम से कम क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़े। मींस मान लीजिए कोई ऐसे आ गया जिसके हालांकि आपने उससे रिलेट करके कैसे पढ़ा और उसके डायमेंशंस को क्या आप थोड़ा मोल्ड करके क्या कर सकते हैं, उस ऐसे में डाल सकते हैं। ऐसा ऐसे मत फर्स्ट आवर में सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसके लिए आपको सोचना पड़े, क्लियर है, जिसके लिए थिंक करना पड़े,
क्या अगर आपको तीनों ऐसे के लिए थिंकिंग करनी पड़े, सोचना पड़े, तो वो तो एक ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास ये ऑप्शन है कि पहला ऐसे हम फटाफट लिख सकते हैं, क्लियर है, और कवर कर सकते हैं उसको, तो सबसे पहले आपको क्या किए, उसको कवर कीजिए, फिर दूसरा कवर कीजिए। क्योंकि जब हमारी स्पीड बढ़ गई, हमारे ब्रेन ने काम करना शुरू कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा थिंकिंग भी कर सकते हैं उस कंडीशन में। और अगर फर्स्ट आवर में हम एक भी ऐसे नहीं लिख पाए, क्या है, फर्स्ट आवर में मान लीजिए आप फर्स्ट आवर में आप इतने कंफ्यूज हैं कि आप ऐसे के 400 वर्ड भी नहीं लिख पाते हैं, तो पूरा का पूरा पेपर आपका क्रैश हो गया। क्या हो गया, पूरा का पूरा पेपर आपका सिंपली क्रैश हो गया। ठीक है, आप 3 तो छोड़िए, आप 1.5 ऐसे भी पूरा नहीं कर पाएंगे और पैनिक कर जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, यहां हो जाती है। तो सबसे पहली अप्रोच तो क्या है, ऐसे की आप ये करेंगे कि भी ऐसे के अंदर सिलेक्ट कर लेंगे और ये काम करेंगे, तो ये करेंगे। अब दूसरा सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आती है कि भी जब हमने बात की थी कि भी ऐसे की डिमांड्स वगैरह क्या हैं, तो सबसे पहली डिमांड ऐसे की क्या है, रेलेवेंस। क्लियर है, सबसे पहले ऐसे की क्या है, डिमांड क्या है, रेलेवेंस। ठीक है, मींस यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ऐसे का जो कोर आइडिया है, वो आपको क्या करना है, पिक करना है। हम कह लें पिक करना है, या और कह लें एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर है, इस कोर आइडिया को एक्सट्रैक्ट करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए, किसी भी एस्से को लिखने के लिए, चाहे आप जीएस का आंसर लिख रहे हो, चाहे आप एस्से लिख रहे हो, कोर आइडिया पकड़ना जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि हम एक एस्से को डिस्कस करेंगे इस बेसिस पर कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कोर आइडिया कैसे है और ऐसे, तो उसको हम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं एस्से को। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 2020 के अंदर क्या है, एक एस्से पूछा गया था आपसे। क्लियर है, 2020 के अंदर 6 में से एक एस्से आपके पास में ये है कि इकोनॉमिक्स इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द इकोनॉमिस्ट्स। क्लियर है, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द इकोनॉमिस्ट। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस एस्से में मेन वर्ड्स कौन कौन से हैं। ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स टू इंपॉर्टेंट, और फिर आता है इकोनॉमिक्स। क्लियर है, ये 3 मेन वर्ड्स हैं जो क्या रिलेट किससे कर रहे हैं, लेफ्ट टू द इकोनॉमिक्स। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये आपको कह रही है, what the line is conveying the message to you। जो आपको ये दिया गया है ऐसे, ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, what the message it is conveying। ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोर आइडिया कह रहे हैं। दैट इज व्हाट कोर आइडिया। पहली बात तो हम ये देखेंगे, फिर बाद में बात करेंगे कि इज इट सुपरफिशियल और इज इट डीप रूटेड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज टू इंपॉर्टेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज टू इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी जो है बिहेवियरल कह ले या और कह ले कि उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ऐसी टेक्निकलिटीज आती हैं, एक्सपर्टाइज आती हैं जो क्या है नॉर्मल इंसान के पास या जो इकोनॉमिस्ट्स नहीं है। क्लियर है, यहां पर क्या लिखा है, सिंपल कन्फाइन कर दिया कि किसको छोड़ देना चाहिए, इकोनॉमिस्ट के लिए क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो मींस अगर हम सुपरफिशियली इसी सेंटेंस की बात करें तो ये कह रहा है कि इकोनॉमिक्स को संभालने के लिए जो एक्सपर्टाइज, जो एजुकेशन, जो लर्निंग और जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है, और जो चीजें भी, जो भी इनपुट चाहिए होती है, ठीक है, वो एज पर दिस लाइन किसके पास होती है, केवल और केवल इकोनॉमिक्स के पास होती है। क्या होती है, केवल और केवल इकोनॉमिक्स के पास में होती है, बाकियों के पास में वो चीज नहीं होती है। इसलिए क्या छोड़ देना चाहिए, आप इकोनॉमिक्स को के लिए छोड़ दो, इकोनॉमिक्स को तो उनको ही क्या करना पड़ेगा, हैंडल करने दो। क्लियर है, तो यहां पर क्या है, 2 चीज इंपॉर्टेंट आ गई आपके पास जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कोर आइडिया की।
क्लियर है? तो ये लाइन जो बोल रही है आपको, कोर आइडिया ये बोल रही है कि ये कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, मतलब इंट्रिकेट चीज है, ठीक है? इसलिए इसको केवल और केवल कौन हैंडल कर सकते हैं? इकोनॉमिस्ट ही हैंडल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बिना क्या है, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि भी कोई भी टॉपिक जो होगा उसको आप आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। क्लियर है? उसको क्या करेंगे आप? आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। यू विल नॉट हैव टू सी दैट टॉपिक इन आइसोलेशन। तभी क्या है, आप कोर आइडिया को डेवलप करेंगे और उसको क्या करेंगे, इंट्रो में मेंशन करेंगे। ठीक है? तो इन चीजों को थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं, जैसे हमने एक चीज पढ़ी अप्रोच की, तो कोर आइडिया सबसे पहले क्या है, कोर आइडिया डेवलप करना। अब कोर आइडिया जो होगा आपका, ठीक है, जो कोर आइडिया होगा किसी भी एस्से का, वो कहां लिखेंगे आप? इंट्रो में। क्लियर है? कोर आइडिया को आप क्या करेंगे, इंट्रो में मेंशन करेंगे, समझाकर। क्या करेंगे? समझाकर। अगर आपने ये काम कर दिया, क्लियर है, तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपका जो बाकी का एस्से है वो रेलेवेंट होगा, कोहेरेंट होगा, लॉजिकली होगा। अगर यहां पर गड़बड़ हो गई तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका बाकी का एस्से क्या है, इररेलेवेंट होगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट होगा। क्लियर है? तो कोर आइडिया को आपको इंट्रो में क्या है, एक्सप्लेन करना है, इंट्रो में समझाना है और करना है। बॉडी पार्ट में उसी कोर आइडिया के बेसिस पर आपको डिफरेंट डायमेंशंस मेंशन करना। क्लियर है? आपको डिफरेंट डायमेंशंस को क्या करना है, मेंशन करना है। क्लियर है? कि भी कोर आइडिया से रिलेट करके ये क्या है, डायमेंशंस हैं। क्या है? ये डायमेंशंस हैं कोर आइडिया के लिए। ठीक है? और तीसरी बात क्या आ जाती है, कंक्लूजन। उसमें भी क्या है, आप कोर आइडिया से रिलेट करके अपना कुछ सजेशन या कुछ एक्स्ट्रा चीज क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चीज वही रहेगी, कोर आइडिया के बेस पर चीजें रहेंगी। ठीक है? तो अब हम वापस चलते हैं यहां पर। क्लियर है? अब सुपरफिशियली क्या कह रहा है, ये कोर आइडिया इसका है। अब बात कर लेते हैं कि जब हमने कहा हम इसे आइसोलेशन में नहीं रख सकते, वी कैन नॉट कीप इट इन आइसोलेशन। अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स जो है, अब अगर आपने जनरल स्टडीज पढ़ रखा है, क्लियर है, जनरल स्टडीज में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपने कर रखे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स जो है अपने आप में क्या है, इकोनॉमिक्स नहीं है। ये क्या करती है, दूसरी चीजों से क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्टेड है। क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्टेड है। अब वो इंटरडिसिप्लिनरी चीजें क्या चीज है, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स सबसे मेन चीज होती है, पॉइंट नंबर 1 मानते हैं, ठीक है, पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए ठीक है, पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए क्या है, एक्सपर्टाइज की जरूरत है। क्लियर? पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए क्या है, एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है कि भी एक्सपर्टाइज होगा तभी आप पॉलिसी को क्या है, सही तरीके से फ्रेम कर पाएंगे और पॉलिसी बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ एक चीज देखना ये जरूरी है कि जो आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हो, फॉर हुम, किसके लिए क्या कर रहे हैं, आप पॉलिसी बना रहे हैं। आप जब भी पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या आता है, पीपल। सबसे पहला फैक्टर क्या आता है, पीपल आता है। ठीक है? जब भी कोई पॉलिसी बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे, तो सबसे पहला फैक्टर क्या आता है, पीपल आता है। ठीक है? तो उनको टारगेट करके क्या करेंगे, आप पॉलिसी बनाएंगे। तो जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होगी तब तक आप पॉलिसी को नहीं बना सकते। इकोनॉमिस्ट आप कितने बड़े से बड़े क्यों ना हो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है? तो पीपल को आपको थिंक करना जरूरी है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि किस तरह से आप एक
चीजों को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग डायमेंशंस क्या करेंगे, लेंगे। यू हैव टू टेक डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस। अब पीपल क्या है, किससे रिलेट करते हैं, सोसाइटी से। पीपल किससे रिलेट करते हैं, सोसाइटी से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो आपको वहां पर क्या सोशल एंगल भी क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। खाली इकोनॉमिक एंगल से आप क्या कर सकते हैं, पॉलिसी नहीं बना सकते। क्लियर है। अब जब सोशल एंगल आ गया तो यहां पर क्या है, गवर्नेंस आ जाता है। ठीक है, गवर्नेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, गवर्नेंस आ जाता है। क्लियर है। यहां ध्यान रखिएगा कि एक डायमेंशन क्या आ जाता है, इसमें गवर्नेंस आ जाता है, कि भी गवर्नेंस को भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आप गवर्नेंस ध्यान में नहीं रखेंगे तो काम कैसे करेंगे, क्या है, काम कैसे करेंगे, पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। जो भी पॉलिसी आपने बना दी, ठीक है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इकोनॉमिक्स को रन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आ जाती है आपके पास। दूसरी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट आती है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेट करके कोई भी काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसका सबसे बड़ा फैक्टर आता है ज्योग्राफी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है, ज्योग्राफी आता है। कि भी ठीक है, कभी किसी भी एरिया के लिए आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस एरिया का टेरेन कैसा है। क्लियर है, उस एरिया का टेरेन कैसा है, हिली है, डेजर्ट है या और चीज है, तो उसको देख कर क्या है, फिर स्पेशल चीजें क्या है वहां डालनी पड़ती हैं। तो वहां पर क्या है, फिर वो ये नॉलेज जरूरी है। क्या है, ये नॉलेज क्या है, जरूरी है। फिर दूसरी चीज आ जाती है, यह आता है डे टू डे बिहेवियर। ठीक है, डे टू डे बिहेवियर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी रोजमर्रा के बिहेवियर में, ठीक है, आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती हो। क्या है, एक्सपर्टाइज की आपको जरूरत पड़ती हो। ठीक है, एक नॉर्मल जो लेमैन इंसान है उसको भी क्या है, हालांकि वो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ नहीं होता है और होता है, उसको भी इकोनॉमिक्स के जो बिहेवियरल पार्ट होता है उसकी नॉलेज होती है। इसके अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल आ जाता है हाउसवाइफ। ठीक है, वो अपने मंथली बजट या ईयरली बजट को किस तरह से मेंटेन करती है। ठीक है, वो स्टार्क एग्जांपल है कि इकोनॉमिक्स का बिहेवियरल पार्ट डे टू डे में किस तरह से काम करता है। उसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है, कोई भी चीजों को कॉन्सेप्ट नहीं पता, बट उसके पास क्या रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज होते हैं। उन्हीं रिसोर्सेज के बेसिस पर क्या करती है, एक हाउसवाइफ क्या करती है, अपने घर के बजट को मेंटेन कर लेती है, जो किससे रिलेट करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो किससे रिलेट करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। यानी एक छोटे से हाउस होल्ड का बजट क्या करना, मेंटेन करना, रिलेट करना और उस तरह से काम करना। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास आ जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आ जाती है, वो ये है कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, ठीक है, एंड सिक्योरिटी। ठीक है, कोई भी पॉलिसी आप बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी आप बना रहे हैं, उसके अंदर ये दो फैक्टर्स क्या हैं, काफी इंपॉर्टेंटली क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, आप कहीं पर कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो यहां पर क्या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स आईआर का पार्ट आ जाता है। किसका पार्ट आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या आ जाता है, पार्ट आ जाता है। आप कोई पॉलिसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, किसी एरिया में काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई नया एरिया कर रहे हैं। ठीक है, तो उस एरिया में आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो पॉलिसी है उसका सिक्योरिटी इंप्लीकेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द सिक्योरिटी इंप्लीकेशन। अगर हम कोई नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द रिपरकशंस ऑफ दैट। तो सिक्योरिटी इशू भी क्या है, उसके अंदर कवर होता है। क्या होता है, कवर होता है। तो मोटे तौर पर मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मीनिंग ऑफ दिस इज कि भी आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव। जब हम कोर आइडिया की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कोर आइडिया, जिसके बेस पर पूरा का पूरा हमारा एस्से का एडिफिस, जो फाउंडेशन है उसके ऊपर एस्से का जो एडिफिस है वो खड़ा होगा, मींस एस्से का स्ट्रक्चर या एस्से की पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस लाइन को
पहले देखे, हमने ये नहीं कहा है कि ये लाइन गलत है। इकोनॉमिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पॉलिसी बनानी है और करना है तो उसमें इकोनॉमिक्स की जरूरत है और इकोनॉमिक्स ही बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली इकोनॉमिक्स पे छोड़ दिया जाए। ठीक है, खाली इकोनॉमिक्स पे अगर छोड़ देंगे तो बाकी एक्सपीरियंस कहां से आएगा? एक्सपीरियंस कहां से आएगा? और दूसरी बात, उन्होंने भी कॉन्सेप्ट कहां से बनाए? क्लियर है, उन्होंने भी जो कॉन्सेप्ट बनाए थे वो कहां से बनाए? ऊपर से उतर के थोड़ी कॉन्सेप्ट आ गए थे। उन्होंने भी क्या है, जितने भी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट है, साइंस के कॉन्सेप्ट है, और वो मोस्टली क्या है, डे टू डे एक्सपीरियंस से बनकर आए हैं। नया एक्सपीरियंस आप लेते हैं तो उसी तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सेज लॉ अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, सेज लॉ क्या कहता है? सेज लॉ ये कहता है कि सप्लाई विल क्रिएट इट्स डिमांड। ठीक है, आप सप्लाई प्रोडक्ट बनाते जाइए, डिमांड अपने आप आ जाएगी। क्लियर, डिमांड क्या अपने आप आ जाएगी। लेकिन ये लॉ क्या है, फेल है, क्योंकि सप्लाई से डिमांड नहीं आती, डिमांड से क्या होती है, सप्लाई आती है। अगर आप डिमांड होगी तो ही सप्लाई होगी। अगर आपने जरूरत से ज्यादा सामान बना दिया तो उसे खरीदेगा कौन? हु विल बाय दोस। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि कॉन्सेप्ट भी अगर बन रहे हैं तो वो कहां से आ रहे हैं? डे टू डे एक्सपीरियंस से। किससे आ रहे हैं? डे टू डे एक्सपीरियंस जो है उससे क्या कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं। तो यहां पर ये चीज आ जाती है। मींस अब हम बात कर लेते हैं कि रियलिटी में इसका कोर आइडिया क्या है। व्हाट इज द कोर आइडिया? कोर आइडिया यही है कि इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्ट थिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक कॉम्प्लेक्स चीज है, इंट्रिकेट चीज है, लेकिन ठीक है, मानते हैं, एग्री कि इकोनॉमिक्स के पास एक्सपर्टाइज होता है, उस एक्सपर्टाइज से क्या है, इकोनॉमिक्स को हैंडल किया जाता है। बट लेकिन सबका क्या है, चाहे वो गवर्नेंस पार्ट हो, चाहे वो सोशल पार्ट हो, चाहे वो डे टू डे एक्सपीरियंस पार्ट हो, बिहेवियरल पार्ट हो, ठीक है, बिहेवियरल पार्ट हो, लर्निंग पार्ट हो, हर चीज को क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इनपुट देनी पड़ेगी। तभी आप रियल में क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो रियल में जो प्रॉब्लम्स है, आप उन प्रॉब्लम्स को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। और इसी तरीके से क्या है, आप अलग अलग इसके क्या करेंगे, डायमेंशंस बना लेंगे। कोर आइडिया आपने बना दिया, क्या कर दिया, कोर आइडिया बना दिया कि भाई ये कोर आइडिया है। मींस इकोनॉमिक्स मानते हैं इकोनॉमिक्स कॉम्प्लेक्स है, इकोनॉमिक्स का एक्सपर्टाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। बट लेकिन और भी क्या है, फैक्टर्स क्या है, वो इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन चीजों में। तो ये चीज आ गई, इसमें आ गई कोर आइडिया। जब आपने डेवलप कर लिया, क्या कर लिया, कोर आइडिया, जब आपने इसको डेवलप कर लिया तो आपके पास में ये चीज निकल कर आ गई। ठीक है, तो यहां पर मकसद यही था इस टॉपिक को डिस्कस करने का कि सुपरफिशियली टॉपिक क्या कह रहा है और रियलिटी में इन डेप्थ में इस टॉपिक का क्या मतलब होना चाहिए। तो वो हमने क्या है, आज इसके बारे में क्या है, डिस्कस किया। क्या किया? डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, सबसे पहले जब भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी एस्से लिख रहे हैं, कोई भी एस्से को अप्रोच कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले एग्जैक्ट, बिल्कुल सटीक, पिन पॉइंटेड कोर आइडिया आपके पास में एस्से का क्या होना चाहिए। उसी बेसिस पर क्या है, आप डिफरेंट डायमेंशंस क्या करेंगे, बॉडी में क्या करेंगे, ऐड कर पाएंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा एस्से क्रैश, खत्म। आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं, 50 में से 5 या 6 नंबर भी नहीं मिलेंगे। दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, तो दिस इज फैक्ट, क्योंकि कोई चीज गलत है तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट फेच मार्क्स। ये नहीं है कि आपने 5 पेज भर दिए या 6 पेज भर दिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप लिखेंगे तभी आप मार्क्स मिलेंगे, कंटेंट आपका होगा तभी आपके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डरली प्रेजेंटेशन है, कोहेरेंस है, रेलेवेंस है, ठीक है, और पूरा स्ट्रक्चर्ड आपने किया है, ऑर्गेनाइज किया है सारी चीजों को, तभी आपको क्या है, मार्क्स मिलेंगे। यू विल फेच द मार्क्स। ठीक है, तो आज के वीडियो का यही, आज के क्लास का यही मकसद था कि आप पहले ये समझ लें एस्से होता क्या है, व्हाट एस्से इज, पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड क्या होती है एस्से की, क्या क्या एस्से में क्वालिटीज होनी चाहिए, जितने आपको वर्ड्स दिए गए हैं उनमें इंट्रो वगैरह में आप क्या डालेंगे, इंट्रो क्या होता है, बॉडी क्या होती है और कंक्लूजन क्या होता है,
दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसे का है, आपको ऐसे को अप्रोच कैसे करना है, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसे का कोर आइडिया, जो कोर डिमांड है ऐसे की, वो आपको किस तरह से समझनी है और करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर आ जाती है कि भी किसी भी चीज को आप आइसोलेशन में लेकर मत कीजिए। डोंट डू एनीथिंग इन आइसोलेशन। अगर कोई इकोनॉमी का ऐसे है तो ये मत सोचिएगा कि खाली इकोनॉमी का ऐसे है, या कोई गवर्नेंस का ऐसे है तो ये मत सोचिए कि खाली गवर्नेंस का ऐसे है, कोई फिलोसफिकल ऐसे है तो ये मत सोचिए कि खाली फिलोसफिकल ऐसे है। उसमें और एंगल्स और डायमेंशंस भी हो सकते हैं। यही चीज एक्सप्लोरेशन आपको ऐसे करते टाइम करना है, ठीक है, ऐसे टाइम करते टाइम करना है। तो ये आज की क्लास में इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क फॉर दोज डाउट्स ऐसे से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑन अ न्यू सिस्टमैटिक टॉपिक, और चीजें देखेंगे भी ऐसे में आपको क्या करना है, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कैसे और चीजें करनी है, और कोर आइडिया आपको किस तरह से निकालना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।